अभियान, हमारा मंच, आपके सवाल और एक्सपर्ट्स के जवाब। तो आप अपना फोन उठाइए और इस मंच का इस्तेमाल कीजिए अपने सवाल भेजने के लिए। जैसा कि अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को कहते हुए सुना, देखिए ये नंबर जिस पर आपको अपना मैसेज हमें भेजना है, #AskZ का इस्तेमाल कीजिए। आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके सवाल का जवाब हम अपने इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। तो कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिन इलाकों में कोरोना काबू में आ जाएगा वहां 20 अप्रैल के बाद शर्तों के साथ कुछ छूट दी जा सकती है, ये भी कहा। लॉकडाउन का असर हम सबकी जिंदगी पर है, तो जाहिर है इसे लेकर कई तरह के सवाल आपके जहन में, इसीलिए हम ये बड़ा जनसंवाद अभियान लेकर आते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शाहनवाज हुसैन साहब, डॉक्टर रूपाली मलिक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। प्रधानमंत्री ने काफी तारीफ भी उनकी की कोरोना के खिलाफ इस जंग में। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत है, कोरोना टास्क फोर्स यूपी से ताल्लुक रखते हैं। दिलीप त्रिवेदी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। और साथ ही हमारे साथ तनवीर अहमद हैं, प्रवक्ता हैं जेडीएस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई उनमें एक तो सबसे बड़ी बात यही रही कि लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये बताया कि लॉकडाउन 1.0 से लॉकडाउन 2.0 किस तरह से अलग हो सकता है, जरा सुनिए। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से अनुशासन और संयम की बात करते हुए, और लगातार हमारे दर्शकों के सवाल हम तक पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आप इसी तरह अपने सवाल पहुंचाते रहेंगे। मैं पहला सवाल ले लेती हूं, और पहला सवाल यही है, जैसा कि मैं लॉकडाउन 1.0 2.0 की बात करी थी। देखिए, हमारे दर्शक का सवाल यह है कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2.0 में अंतर क्या है? क्या इसके लिए कोई अलग नियम लागू होंगे? शाहनवाज हुसैन साहब, आप दें इसका जवाब सर। मेरा फोन कट गया है। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? मुझे सर आप तक आवाज पहुंच रही है? फोन कट गया है। ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं ये सवाल, दिलीप त्रिवेदी जी अगर आप जवाब दे दें सर इसका। जैसे 1 और 2 में मुख्य अंतर तो यह है कि 7 दिन के बाद, 20 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको और कुछ इसमें शिथिलता की जाएगी कई स्थानों पे जहां पे इसका कोरोना वायरस का वो नहीं है, प्रकोप नहीं है। तो एक तरह से इसको कहा जाए कि ये प्रोग्रेसिवली इसके जो लॉकडाउन को ईज आउट करने की प्रक्रिया है वो इस फेज 2 में शुरू हो गई है। फेज 1 में तो एक तरह से पूरा ही लॉकडाउन था। फेज 2 में उन्होंने एक संकेत दिया कि धीरे धीरे इसको लॉकडाउन को समाप्त करने की तरफ किस तरह से कदम हटाए जाएंगे और उसके लिए क्या क्या सहयोग देने चाहिए हम लोगों को, ताकि कि उसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो सके। तो मेरे ख्याल से मेन चीज इन दोनों में ये फर्क है। ठीक, तो अपने हमारे दर्शकों को ये बता दें, देखिए बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं लॉकडाउन 1 जो था वो 21 दिनों का था। लॉकडाउन 2.0 को लेकर भी हम तमाम डिटेल सशर्त रिलैक्सेशन मिलेगा 20 अप्रैल से। आपको ये बात समझनी है, और इन रिस्ट्रिक्शंस को एक साथ नहीं हटाया जाएगा, इन्हें ग्रेजुअली धीमे धीमे हटाया जाएगा, इस कंडीशन पर कि लोग वहां पर जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उसका सम्मान करेंगे। लॉकडाउन 2 को लेकर लगातार हम तक सवाल पहुंच रहा है, वीडियो सवाल है, चलिए सुनते हैं। नमस्ते सर, मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मेरा सरकार से एक सवाल था। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और अपने स्तर पर अपने से जो भी छोटे लोग हैं या गरीब हैं उनकी सहायता भी कर रहे हैं। मेरा सरकार से यही सवाल था कि जो आप छोटे कारोबारी उनको कभी भी भुला देते हैं। आप
यहाँ तो बड़े कारोबारियों को राहत देते हैं। यहाँ राहत पैकेज जो आप घोषणा करते हैं वो या बहुत गरीब होता है, बेरोजगार होता है, किसान होता है, उनके लिए करते हैं। जबकि जो बीच का व्यापारी होता है, जो छोटा कारोबारी, अपना गांव छोड़कर कई अन्य शहरों में। तो कुल मिलाकर इनका सवाल है शाहनवाज हुसैन जी कि लॉकडाउन 2 में सरकार छोटे दुकानदारों को क्या राहत दे रही है सर? देखिए, जो आज प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है वो सब राज्यों की सलाह पे किया, सब एक्सपर्ट की राय पे किया है और सारी सलाह मशवरे के बाद किया। वार अगेंस्ट कोरोना में हमें जीतना है, इसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कल एक विस्तृत गाइडलाइन आएगी जिसमें क्या क्या जो हॉट स्पॉट है उसको छोड़कर अन्य जगह क्या क्या छूट दी जा सकती है। कई राज्यों ने भी इसमें छोटे व्यापारियों को, जहां कंस्ट्रक्शन के काम है, किसान है, इनको कई जगह की छूट दी है। उसका कल इंतजार करना चाहिए। इनका जो प्रश्न है उस प्रश्न पर मैं जरूर कहना चाहता हूं, सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है। अभी जो लोग एकदम हैंड टू माउथ हैं, जैसे जो मजदूर हैं, जो रोज कमाने वाले हैं, उनकी चिंता कर रही है। जी और सबकी चिंता हमने की। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हम जनता के ही सवाल सरकार तक भी पहुंचा रहे, एक्सपर्ट्स तक भी पहुंचा रहे। देखिए, अगला सवाल हमारा ये है कि अगर कोई कंपनी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, सवाल मुझे कई बार मिला है, ओम प्रकाश चौधरी का सवाल है, अगर कोई कंपनी किसी को नौकरी से निकालती है तो फिर सरकार एक्शन क्या लेगी? सूर्यकांत जी, आप खुद यूपी टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों ने उठाया सर, और इस वक्त यही बड़ी चिंता। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की है कंपनियों से कि आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये तो स्टेट लेवल पे लॉज बनाए जा सकते हैं। एक पास करके कैबिनेट डिसीजन हो सकता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में नियम बनाया गया कि जो लोग डॉक्टर से या हेल्थ वर्कर से घर खाली करने को कहेंगे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे उनके खिलाफ ये, वो तो खैर एपिडेमिक एक्ट में आता है, इसको भी एपिडेमिक एक्ट में मॉडिफिकेशन करके किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, मैं जब आऊंगी आपके पास दोबारा अगले सवाल के साथ तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों को बताएं जिन्हें कंपनियां निकाल रही हैं वो क्या कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल मैं यहां पर लेकिन लेना चाहती हूं, क्या लॉकडाउन बढ़ने के बाद तबलीगियों के खिलाफ एक्शन होगा? ये एक सवाल है। और साथ ही एक और सवाल है कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, बावजूद इसके जमात पर एक्शन को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? ये एक और सवाल है। ये रिएक्शन में यहां पर ले लेती हूं, पहले शाहनवाज हुसैन साहब, क्योंकि वो एक्शन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं तनवीर जी का रुख करूंगी। जी देखिए, जहां तक मरकज में जो घटना घटी, जितने लोग थे उनको क्वारंटाइन करके और पूरा ध्यान रखा गया, और ये भी कहा गया जो लोग वहां गए हैं अगर वो छुपे हैं तो सबको पकड़ा गया है। अब सवाल ये है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे और नहीं बताया, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अभी देश को बचाने का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। हम लोग न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन पर एक्शन हुआ है। कई जगह जो लोग छुपे थे और अपने आप को नहीं हाजिर किया, यूपी में तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी उनको गिरफ्तार किया गया। ये कोरोना न जात देखता है न धर्म देखता है। और नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र कर रहे हैं, वो सबकी फिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना का कोई धर्म नहीं है। तनवीर अहमद जी, राजनीति क्यों सर? हमारे एक और दर्शक का सवाल था। नहीं, शाहनवाज जी के जवाब से मैं इत्तेफाक रखता हूं। जिसने भी गलती की है, वो तबलीगी हो या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो या फिर कोई भी किया हो, और वो जो रोड में गो कोरोना गो बोल के टॉर्च पकड़ के जो रास्ते में घूम रहे थे वो थे या कोई भी थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बट यहां पर ये खुशी की बात है जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने जोन वाइज बोला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 1, रेड 2, रेड 3, ये कर्नाटक से हमारा सुझाव था। किरण मजूमदार शाह ने इसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाया और प्रधानमंत्री जी ने इसको जिस तरीके से बताया, हमें कर्नाटक के जो बुद्धिजीवी हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा सुझाव को लिया और इसको देश भर में इंप्लीमेंट करने का एक बीड़ा उठाया। चलिए, अच्छा है, चलिए आपको कुछ तो अच्छा लगा, अच्छी बात है। इस समय हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ ही तो इस जंग को लड़ रहा है सर, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के खिलाफ, इस जंग में टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मैं एक साथ 2 सवाल यहां पर लूंगी, जरा वीडियो सवाल प्ले करते हैं। 135 करोड़ लोगों के लिए
टेस्टिंग की इतनी कम सुविधा पर क्या कोरोना से जीत पाएंगे हम? जब आज लॉकडाउन को 19 दिन बीत गए हैं, इतने दिनों तक मेरे और मेरे परिवार के लिए कोई टेस्टिंग या स्क्रीनिंग नहीं हुई है, तो इस फार्मूले से भला कोरोना से कैसे लड़ पाएंगे? और ठीक है डॉक्टर रूपाली, दो सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल था 135 करोड़ भारतीयों के लिए टेस्टिंग की सुविधा कम है, आप उस सवाल का जवाब दें। और दूसरा, ये जो दूसरा सवाल था लाल सिंह का, वो कह रहे हैं मेरे परिवार की टेस्टिंग के लिए क्या इंतजाम किए गए? डॉक्टर रूपाली, आपका ऑडियो म्यूट है, आप उसे प्लीज ऑन करें। अब आप बोलें। आवाज डॉक्टर रूपाली की हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सूर्यकांत जी, आप जी संक्षेप में सर अगर आप बता दें कि 130 करोड़ लोगों को टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आजादी के 70 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे सिर्फ एक लेबोरेटरी वायरस की टेस्टिंग के लिए हमारे देश में थी। कोरोना संक्रमण के बाद आज 200 से ज्यादा लैब हमारे देश में मौजूद हुई हैं। हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज के नाते यूरोप और यूएस से पीछे थे, लेकिन इतना रैपिड जो फैसिलिटी डेवलपमेंट हुआ है ये कमेंडेबल है। हर किसी ने तारीफ की है। WHO तक ने एक नहीं, दो नहीं, 6 बार इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी तारीफ की है। दूसरी बात, ठीक सर, अभी जो एक और कल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस अपडेट आई हैं, वो उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि पूल टेस्टिंग होगी, अर्थात 10 लोगों के सैंपल को एक साथ टेस्ट किया जाएगा। अगर वो निगेटिव आता है तो हम उन 10 को निगेटिव डिक्लेयर कर देंगे, और 10 में से उस 10 पूल टेस्टिंग में से अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उनकी नेक्स्ट स्टेप में इंडिविजुअल टेस्टिंग होगी। इससे क्या होगा, हमारी जो टेस्टिंग करने की जो गति है वो काफी फास्ट हो जाएगी। मैं तीसरा और एक तर्क देता हूं इनके क्वेश्चन का। सर संक्षेप में जल्दी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सवाल लेना चाहती हूं यहाँ पर मैं जी। अभी तक जितनी हम लोगों ने टेस्टिंग की है, 2 लाख से ऊपर टेस्टिंग की है, उसके हिसाब से जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है दुनिया के दूसरे देशों से बहुत कम है। हमारा मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। अतः हम लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड फैसिलिटीज के बाद भी दुनिया में हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के। और यहाँ पर ये भी अहम हो जाता है, हमें ये बात भी समझनी होगी, अगर आप अप्रैल के शुरुआती दिनों की बात करें और अब की बात करें तो टेस्टिंग की स्पीड कई गुना बढ़ी है। ये भी हमारे दर्शकों को यहाँ पर याद दिलाना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर रूपाली मलिक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मैम, तो अगला सवाल ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर डॉक्टरों ने ओपीडी या कंसल्टेशन बंद कर दिया है, क्या कोई इस तरह का निर्देश है? ये अश्विनी दुबे का सवाल है। और टेस्टिंग को लेकर मैम, क्योंकि आपने जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी है, पीएम तक ने आपकी तारीफ की है, आप टेस्टिंग को लेकर क्या कॉमेंट करना चाहेंगी संक्षेप में, जल्दी जल्दी? चलिए, एक बार फिर से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सूर्यकांत जी, ये सवाल मैं आप ही को दे देती हूं सर। जी हाँ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि टेस्टिंग की फैसिलिटी हो चाहे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो, विद इन 3 मंथ्स अगर हम 3 महीने के अंदर हम टेस्टिंग की फैसिलिटी 200 सेंटर से ऊपर कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट सेंटर पे रखी हुई, हमने प्राइवेट सेंटर को भी कुछ जगह अप्रूव किया है टेस्टिंग करने के लिए। और दूसरी बात, 2 लाख बेड तैयार कर लेना कोरोना के एक देश के अंदर इतनी जल्दी, ये भी एक कमेंडेबल है। तो टेस्टिंग के मामले में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज आ गई है, एक एंटीबॉडी टेस्ट भी हमारी सरकार ने डेवलप किया है, आईसीएमआर ने उसको भी अप्रूव किया है। अगले स्टेज में जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में तो नहीं पहुंच गए हैं, तो उसके लिए हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कम्युनिटी में ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो गई हैं, अर्थात उनके अंदर कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी पैदा हो गई है। क्योंकि जब संक्रमण होता है तो 25% लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। बिल्कुल सर, मुझे ज्यादा और भी सवाल यहाँ पर उठाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ पर उठाना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा सशर्त रियायतों को लेकर, सुनिए जरा। अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को
बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। और हमारे एक दर्शक हैं हैदराबाद से, प्रशांत सैनी, वो ये सवाल पूछ रहे हैं, घर पर बनाए गए मास्क कोरोना के खिलाफ कितने मददगार साबित होंगे? आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि घर में बनाए गए मास्क का आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर रूपाली, आप तक आवाज अगर मैम पहुंच पा रही हो तो मैम ये सवाल मैं आप ही को देती हूँ, और साथ ही टेस्टिंग को लेकर अगर आप कोई कॉमेंट करना चाहें तो। जी बिल्कुल, देखिए जो घर पे बना मास्क है वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। वो आपको दूसरों से बचाएगा और दूसरों को आपसे बचाएगा। तो घर पे बना मास्क उतना ही इफेक्टिव है, फाइनेंशियली आपके लिए ज्यादा अच्छा है, वो रीयूजेबल है। जो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है उनको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, बट जो कॉटन से बना डबल लेयर जो होममेड मास्क है उसको धोने के बाद या उसको बॉईल करने के बाद आप रीयूज कर सकते हैं। या तो आप उसको सोप एंड डिटर्जेंट से धो के धूप में सुखा दे 5 से 6 घंटा, या फिर आप उसको बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के लिए आपको 15 मिनट तक बॉईल करना है, प्रेफरेबली नमक के पानी में बॉईल करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप उन मास्क को रीयूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे के टाइम में इन चीजों की बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम घर पे बना मास्क यूज करेंगे तो फाइनेंशियली भी वो हमारे लिए अच्छा होगा, और वैसे बचाव के लिए भी वो उतना ही इफेक्टिव है जितने की बाकी मास्क हैं। एंड टेस्टिंग के लिए जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दिन पे दिन मतलब हमारी जो कैपेसिटी है टेस्टिंग के लिए वो बिल्डअप हो रही है। नए तरह की टेस्टिंग उपलब्ध हो रही है, जैसे पहले केवल RT-PCR था, अब एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग अवेलेबल है, जो कि स्पेशली हॉटस्पॉट्स के लिए बहुत जरूरी है। क्लस्टर्स में जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों को एक साथ टेस्ट करना है, कम टाइम में टेस्ट करना है। तो इंडिया ने काफी अच्छी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है टेस्टिंग के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हिंदुस्तान के लिहाज से अच्छी खबर भी है। हमारा अगला सवाल जो है वो अब्दुल का सवाल है, और उनका सवाल ये है कि लॉकडाउन बढ़ने के लिए कौन दोषी है? शाहनवाज हुसैन साहब। लॉकडाउन बढ़ने के लिए वही दोषी हैं जिन्होंने नियम तोड़े। अगर लॉकडाउन तो ऐसे कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, और मैं मानता हूं कि अब कोई दोषी बनना भी चाहेगा तो सरकार बनने नहीं देगी। अब सख्ती है, एकदम घर में रहना है, किसी को कोरोना फैलाने की इजाजत सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि ये जो व्यक्ति इससे पीड़ित होगा वो कई लोगों की जान ले लेगा। और सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन आज बढ़ा है, मैं तो प्रधानमंत्री जी को पूरे देश और दुनिया में आज कहा जा रहा है कि लोग आदर्श मान रहे हैं। कई देश कह रहे हैं मोदी मॉडल को अपनाया जाए, यानी जो भारतीय मॉडल है वही कोरोना से लड़ने में बिल्कुल। और भारतीय मॉडल के बारे में दुनिया भर में बात हो रही है, जैसा कि आपने भी कहा, और अनीस हैं, उनका सवाल ये है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? इसकी गारंटी तो वही देंगे ना, जो अगर मैं कह रहा हूँ 3 ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि इतने वो बढ़ाने का कोई इरादा था। अगर कोरोना इस बीच में एकदम हम नियंत्रित कर लेते हैं, जैसे कई जगह कोरोना हुआ और वहां उस एरिया को भिलवाड़ा हो या कई अन्य जगह हो, अगर उसको हमने नियंत्रित किया है, या दिल्ली में भी एक जगह दिलशाद गार्डन था वहां नियंत्रित किया, या हमने अन्य जगह, तो अगर हम नियंत्रित करेंगे, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, सरकार की बात मानेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे, उतना कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। तो जितना ज्यादा संयमित रहेंगे, जितना ज्यादा अनुशासित रहेंगे, उतनी जल्दी ही ये पाबंदियां आप पर से हट जाएंगी। तनवीर अहमद जी, क्लोजिंग कमेंट आपका सर।
देखिए, प्रधानमंत्री जी से आज प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 3 मई तक बढ़ा देना चाहिए, फैंटास्टिक। बट नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो आर्थिक बदहाली होगी उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे, किसानों की बदहाली जो होगी उसके भी बारे में बात करेंगे, और युद्ध के समय में शस्त्राभ्यास जो करने की हमारी हिंदुस्तान की आदत है इसको हम कब छोड़ेंगे, और मेडिकल और डॉक्टर्स की फैसिलिटीज को कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में अगर सोचे ये बेहतरीन होगा। ये मेरा सुझाव है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की थोड़ी सी इसमें अभाव रहता है, तो अभी के लिए इतना ही। लेकिन अपने दर्शकों से एक बार फिर इस अपील के साथ, आपके सवालों का सिलसिला नहीं रुकेगा, भले ही अभी हम ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म कर रहे हो, शाम को फिर से आएंगे। आपके सवाल लगातार आते रहने चाहिए। #AskZee पर नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। बार बार आपको मैं याद दिलाती हूँ, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, अपना सवाल भेज दीजिए, जवाब हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे।